Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav. Today I am starting revision of history, chapter 1, 2, and 3. The first chapter, how, when, and where. So we have to understand the revision of history. Revision of history is very important. So the first question about the objective of history related to the chapter 1. Who was the last वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया का जो लास्ट वाइसरॉय था वो कौन था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था. द ब्रिटिश थॉट सर्वे वेयर इंपॉर्टेंट. ब्रिटिश को ऐसा क्यों लगता था कि सर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है? तो ब्रिटिश को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि बिना सर्वे के लिए उसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता था. मतलब इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे पूरा देश को समझना, देश को चलाना. और अगर देश को समझना है, देश को चलाना है तो उसको सर्वे करना पड़ेगा, मतलब जांच करना पड़ेगा, हर जगह पता करना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश थॉट सर्वे, ब्रिटिश के लिए जो सर्वे था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल. आपको बता दें, देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में बांटा था, सिख में नहीं बांटा था. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो डिवीजन हुआ था इंडियन हिस्ट्री का वो 3 भागों में हुआ था, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में. क्रिश्चियन के अंदर ब्रिटिश सब आ जाते हैं, है ना. अगला क्वेश्चन है, द नेशनल अर्चीव मतलब हो गया अभिलेख ऑफ इंडिया केम अप इन. नेशनल अर्चीव जो है वो कब हमारे इंडिया में आया था? तो 1920 में आया था. ठीक है. मिडिवल पीरियड किसको कहते हैं? ठीक ना. तो मिडिवल पीरियड के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, जो इसमें से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है. जैसे ऑल पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल नहीं, मिडिवल बीच का पीरियड होता है, ऑल तो हो नहीं सकता. फिर अगला है द पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी. बिल्कुल नहीं, ये भी मॉडर्निटी का जो ग्रोथ आ रहा था, जब हमारा विकास हो रहा था, तो वो मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत आ जाता है, वो मिडिवल पीरियड में नहीं आता है. मिडिवल पीरियड बीच का पीरियड है, पहले का पीरियड, फिर बीच का पीरियड, फिर उसका आने वाला पीरियड. तो मिडिवल पीरियड एक समय था बीच का. ठीक है, तो दैट इज मिडिवल पीरियड. और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स है, पर आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. बट we have lots of objective related to this chapter. Who was जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? इकोनॉमिक्स था, फिलोसफर था, पॉलिटिकल लीडर था. देखा जाए तो वो तीनों था, इकोनॉमिक्स भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, फिलोसफर भी थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा. Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे? तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वारेन हस्टिंग. ठीक ना. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप भूले नहीं, बिल्कुल. अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. जिनका जो समय पीरियड था हास्टिंग का, वो 1732 से लेकर 1818 तक था. ठीक ना. भारत में वो उस समय गवर्नर जनरल थे. नाउ वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, द फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर. सो वी हैव आल्सो सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेसिडेंसी? इनमें से कौन सा प्रेसिडेंसी नहीं था? तो देखा जाए ब्रिटिश के समय में 3 जगह को प्रेसिडेंसी बनाया गया था, मतलब मेन केंद्र बनाया गया था, मेन स्टेट बनाया गया था. तो वो है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. इन तीनों जगह में जो ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, प्रेसिडेंसी था. और इसी 3 जगह से पूरे देश को कंट्रोल किया भी जाता था. ठीक है, तो ये भूले नहीं. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप इन द ईयर. जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था? तो पहले तो वो रिवर के पास हुआ था और वो 1665 में हुआ था. हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? इंडिया में सी रूट खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? कोलंबस तो बिल्कुल नहीं है, डच भी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है, सिर्फ वास्को डिगामा है. वही जो है हमारे भारत में 1498 को आए थे और उन्होंने ही रास्ता खोजा था समुद्र के रास्ते से भारत आने का, ताकि वो व्यापार कर सके हमारे देश से. ठीक है. द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन द ईयर. जो हमारा जो थर्ड बैटल था वो पानीपत का, वो 1761 में हुआ था. अब इसे भी भूले नहीं. हैदर अली एक्चुअली में टीपू सुल्तान के पिता है. वाज द रूलर ऑफ, बिल्कुल वो रूलर भी क्या होगा, कहाँ के होंगे, वो मसूर के ही रूलर होंगे, है ना. अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है,
सो यहाँ पे हो जाएगा मैसूर। अगला बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ विच स्टेट। सिराजुद्दौला जो है वो किस स्टेट के नवाब है, तो वो बिल्कुल बंगाल के ही नवाब थे। अगला देखते हैं, हु लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन द कितौर सिपोई। कितौर सिपोई जो आपको याद होगा, जो रिवेलियन हुआ था जब आपका जो यहाँ पे कितौर में एक लड़ाई हुआ था सिपाहियों के द्वारा, ठीक ना, ब्रिटिश के खिलाफ, तो उसमें कौन जो है मेन रोल निभाया था, तो उसका नाम है रानी चन्नम्मा। हु वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। कौन टाइगर ऑफ मैसूर से नाम से जाना जाता है, तो उनका नाम टीपू सुल्तान ही है, बिल्कुल हैदर अली के जो बेटे हैं। हु डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अगेन दिस क्वेश्चन विल कम। वास्को डी गामा, so we know about this is a repeated question. And the chapter 3 the ruling the countryside. अब यहाँ पे हम लोग आए थे चैप्टर 3 में कि रूलिंग द कंट्रीसाइड में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ. आपको बता दें हमारे भारत में जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था, और हमारे जो खेती या जो ज़मीन था कि इंडिगो के लिए या खेती किया जाता था वो भी सबसे अच्छा किया जाता था, जिसकी वजह से इंडिगो किस लिए काम आता है. इंडिगो जो है कपड़ों को डाई करने के लिए काम आता है, एक तरह का ये कलर हो गया, ठीक ना. और हम इसका जो पेड़ पौधा है जिससे ये कलर बनता था वो हमारे देश में सबसे अच्छा कल्टिवेशन होता था, इसलिए इसका इंडिगो का इंटरनेशनल डिमांड था, मतलब कि बाहर में भी सबसे ज़्यादा डिमांड होता था इस इंडिगो का. पर बाद में क्या हुआ, साइंथेटिक जो डाइज है वो आने लगा था बाहर देश में, तो हमारा जो ये इंडिगो का है उसका धीरे धीरे डिमांड कम होने लगा. हु हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम. यहाँ कहा गया कि मुनरो सिस्टम कौन लाया था, तो मुनरो सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो लाए थे. तो मुनरो वर्ड से आपको याद आ जाएगा थॉमस मुनरो, आप बिल्कुल भूले नहीं. हाउ मच the proportion of indigo was imported from India by the British in 1810. सो यहाँ बोला गया है कि कितना परसेंट इंडिगो को इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था, मतलब ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन इंडिया से कितना इंडिगो को इंपोर्ट करता था, तो उस समय 95% इंडिगो को इंडिया से ही इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि उस समय इंडिया का जो इंडिगो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमारे देश में इंडिगो का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने लगा था, और बहुत सारे इन्वेस्टर भी जो है हमारे देश में ही इन्वेस्ट करने लगा था आपका यहाँ पे इंडिगो कल्टिवेशन में, ठीक ना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल. कंपनी ने किसे दीवान ऑफ बंगाल बनाया, ये सब हम लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था, बट ये कब बनाया था, तो ये 1765 में बनाया गया था, इसे भूला नहीं जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोवर मतलब होता है, ग्रोवर मतलब हो गया उत्पादक को, मतलब प्रोड्यूसर को हम लोग ग्रोवर बोल सकते हैं. ऑफ वुड, वुड मतलब नील रंजक, नील रंजक भी इंडिगो के जैसा ही होता है, कलर किया जाता है. इन यूरोप में क्या होता है, ग्रोवर जो थे, प्रोड्यूसर जो थे, जो वुड को नील रंजक को बनाते थे. सो उन्होंने देखा, क्या देखा, ब्लैंक में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिगो क्रॉप एज ए कंपटीशन टू द देयर अर्निंग. मतलब उनको ऐसा लगने लगा, जो यूरोप में वुड का नील रंजक का प्रोड्यूसर जो थे, उनको ऐसे लगने लगा कि इंडिगो जो भारत से आता है वो हमें कंपटीशन दे सकता है, हमारे मार्केट को ख़राब कर सकता है. तो इसको इंडिगो को रोकने के लिए वहाँ पे ब्रिटेन में या यूरोप में क्या हुआ था, बहुत सारा एक्ट भी बनाया गया था रोकने के लिए, ठीक है, कि आपका इंडिगो वहाँ पर नहीं आ सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चंपारण मूवमेंट पास. चंपारण का जो मूवमेंट था, जो गांधी जी के द्वारा पहली बार लड़ा गया था, ठीक है, वो किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो वो किसानों के खिलाफ लड़ाया गया था. वो मूवमेंट वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा के लिए लगाया गया था, मतलब कि ब्रिटिश के लिए लड़ा गया था, अगेंस्ट था, या ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ द प्लांटर के लिए किया गया था. तो ये प्लांटर यहाँ पे कौन है, प्लांटर यहाँ पे कोई फार्मर नहीं है, प्लांटर वो है जो इंडिगो को यहाँ पे प्रोडक्शन कराते थे ज़बरदस्ती. यहाँ के जो किसान थे, बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे, उनको लगा था कि इंडिगो का प्रोडक्शन देश में बहुत ही अच्छा होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो इन्वेस्टर है बाहर से आए, और वो चाहते थे और लोन देते थे, और हमारे जो पीजेंट है उनको कर्ज में लाकर काम करवाते थे, और उनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा ऑपरेसिव हो गया था, चेंज हो गया था. अब वो
धीरे धीरे हमारे देश को या फार्मर को गुलाम बनाने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा, जो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो ऑपरेसिव एटीट्यूड का मतलब क्या, अपोजिट जो एटीट्यूड होता है प्लांटर का किसानों के खिलाफ, कि ज़बरदस्ती तुम्हारा जो फार्मर से काम कराया जा रहा था, इंडिगो का प्रोडक्शन किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट था। तो आप कभी भूले नहीं, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। which company appointed by the Mughal emperor as the दीवान ऑफ बंगाल? मुगल एम्पायर के द्वारा, मुगल के राजाओं के द्वारा किस कंपनी को दीवान बनाया गया था? दीवान मतलब किसी जगह का अधिकार देना, वो दीवान हो गया, ताकि वो इंसान उस जगह का देख रेख करे। ठीक है, तो ये जो काम है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, दीवान बनाया गया था। सो दिस इज कंप्लीट. This video is completed, but this video is not enough for the predict test. You all have to know and read about the every topic related to the chapter. Must read the book if you want to attempt all the question. So you have to, we all have to complete and read the chapter. अच्छे से सभी चैप्टर को पढ़िए, इंटरनल क्वेश्चन भी आ सकता है। और आपका ये जो रिवीजन है ये सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन है, जो आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका ये इंटरनल क्वेश्चन हो सकता है। फिर भी आपको ये बता दें कि दोनों को दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए और आप क्या कीजिए, इंटरनल क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना रीडिंग करोगे बुक को, जितना बुक को पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड दिस वीडियो मस्ट वी लर्न। सो थैंक यू।